चार कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन पार्टनर वीजा अप्लाई करने के लिए आपको देखनी है और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको अगर आप मिस आउट करें तो आपकी एप्लीकेशन ना सिर्फ इनवैलिड हो सकती है बल्कि रिफ्यूज भी हो सकती है। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। अच्छा, आज मैं बात कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर वीजा के हवाले से चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं और अगर इन फैक्टर्स को फॉलो ना किया जाए, कंसीडर ना किया जाए तो आपका जो वीजा है पार्टनर वीजा वो रिफ्यूज हो सकता है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये जी, कौन सी सब क्लास या कौन सा पार्टनर वीजा अप्लाई किया जाए। बहुत सारे लोग ये गलती ये करते हैं कि वो पार्टनर वीजा की बजाय प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा अप्लाई कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये वाली जो सब क्लास है ना ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो सब क्लास 300 है और पार्टनर की 309 है या 801 है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स ये एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकती है, समटाइम्स ये एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो सकती है, जो कि बड़ी कॉस्टली पड़ सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पार्टनर वीजा की फीस जो है ना वो 8000 के आगे पीछे यानी 8000 से ज्यादा है और अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो ये थोड़ी काफी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये कॉस्ट ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली ये महंगा पड़ता है बल्कि साइकोलॉजिकली भी महंगा पड़ता है। हो सकता है आपका जो रिजल्ट है या आपको जो जवाब आ रहा है वो कपल ऑफ मंथ्स के बाद आ रहा है। अब होगा क्या जब आपको पता चले कि भाई ये तो गलत सब क्लास की हुई थी और रिफ्यूज हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? देयर इज नो टर्न बैक। अब आपको दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि काफी कॉस्टली आपको पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे जी, जनरल स्टिल जो उसके आपका क्राइटेरिया है उसको आपने मीट करना है, यानी कि कम से कम 18 साल का होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट को पूरा किया होना चाहिए, साउंड माइंडेडनेस होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको पूरा करना है। उसके अलावा हेल्थ चेक्स भी इसके अंदर होते हैं, कैरेक्टर चेक्स भी होते हैं, तो इन चेक्स को करना, इनको सेटिस्फाई करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब तो स्पॉन्सर के चेक्स और एप्लीकेंट के दोनों के चेक्स को देखा जाता है, यानी कि कैरेक्टर के हवाले से। और ऑस्ट्रेलियन जो पार्टनर वीजा है विद द एवरी पासिंग डे ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, इसमें ज्यादा चेक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इंट्रोडक्शन के हुआ ये है कि इनके जो प्रोसेसेस है ना ये लंबे लंबे भी होने शुरू हो गए हुए थे, लेकिन अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में जैसे कि गवर्नमेंट बड़ी डिटरमिन्ड है कि कम से कम जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम किया जाएगा सारे वीज़ाज का। अब ये रिडक्शन कब होती है वो तो तब की बात है, लेकिन जो चेक्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और चेक्स को ज़्यादा डिटेल से देखते हैं, ड्यू डिलीजेंस की जाती है। अच्छा, जो तीसरा है जी वो एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप है। एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आप पहली दफा कब मिले थे, अगर कोई डेटिंग कर रहा था तो कब स्टार्ट की थी, उसके अलावा अगर इकट्ठे मूव हुए थे, ऑनशोर के हवाले से बात की जाए, अगर इकट्ठे मूव हुए थे तो कब हुए थे, कहाँ पे मिले थे, तो लोकेशन, डेट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे जो कि स्टेटमेंट भी एक लिखी जाती है, तो अगर स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आती है स्पॉन्सर की तरफ से, स्टेटमेंट आती है एप्लीकेंट की तरफ से भी आती है। तो आपके लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जो एविडेंस हैं रिलेशनशिप के वो पूरे होने चाहिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि मैं इस डेट को मिला या मिली थी पहली दफ़ा में, तो उसका एविडेंस भी अगर हो तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। तो डेट्स को जानना, प्लेसेस को एक जैसा होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तीसरा फैक्टर है जो कि जो इनका पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन है उसको डिटरमिन करता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, या आपकी एप्लीकेशन के सक्सेस जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। एक और चीज़, अगर आप जो पार्टनर वीज़ा को अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा। तो ये एक चौथा फैक्टर है। प्रोसेसिंग टाइम से मुराद ये है, अच्छा प्रैक्टिस में ये देखने में आया जो ऑनशोर वीज़ा एप्लीकेशंस है पार्टनर की वो लंबा टाइम ले रही हैं, जो ऑफशोर है वो कम टाइम ले रही हैं। लेकिन अगेन ये बड़ा डिपेंड कर रहा है ऑफशोर का भी कि किस मुल्क से आपने अप्लाई किया हुआ है। डिफरेंट मुल्कों की मैंने ये प्रैक्टिस देखी कि उसके अंदर जो है वो कम प्रोसेसिंग टाइम है और कुछ में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है। वो तो महीनों से क्या कभी 2-2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये कपल ऑफ मंथ्स में ही हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आपका कितना टाइम लग सकता है, ताकि पार्टनर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को जो है समझ सकें
और कंस्ट्रू कर सकें कि भाई हम अगर ये वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारा कितना टाइम लगेगा। अब देखें, पार्टनर वीज़ा तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर उसके लिए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट होता है। अब दूसरा पार्टनर जो है उसको भी होता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ जाके रहूं और अपनी ज़िंदगी का हम आगाज़ करें, लेकिन जो टाइम फ्रेम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप सेकंड अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने पार्टनर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट इकट्ठे रह सकें। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, बड़े कॉमन 4 फैक्टर्स हैं, इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। और होता क्या है कि समटाइम्स जो बेसिस है आप मिस करते हैं, तो इससे एक नुकसान हो सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में मैं इस पे और बात करता रहूंगा। आपका सवाल है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।